नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और एक बार बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए। दिल्ली से एक फोन जाता है। बताया जा रहा है कि आधी रात को फोन जाता है और आधी रात को दिल्ली से फोन जाते ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक के बाद एक हलचल शुरू होने लगती है। तथ्यों के साथ आपके सामने तमाम जानकारी को रखेंगे और उसके बाद आप हमें बताइएगा कि एनडीए में घमासान हो रहा है या देवेंद्र फडणवीस को निपटाने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तथ्यों के साथ एक एक करके हम जो पढ़ते हैं ना, जैसे प्याज की जो परतें खुलती चली जाती है, उस तरह से हम तथ्यों के साथ एक एक करके सारी चीजें आपके सामने रखते जाएंगे। इस देश की एक बड़ी महानगर पालिका जिसका बजट कहा जाता है कि इस देश के कई राज्यों के बराबर, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो एनडीए गठबंधन में मचे घमासान को लेकर हम आपके सामने आए हैं और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और उसके बाद एक एक करके तथ्यों को हम आपके सामने रखते हुए नजर आएंगे। कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा सिर्फ। जी शिव जी। आप लगातार देख रहे हैं कि एनडीए पर सवाल उठ रहे हैं। कल तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात कह दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पता नहीं उन्होंने मोदी जी को संदेश दिया कि अमित शाह को संदेश दिया कि देश में दो नमूने हैं। नेता प्रतिपक्ष सदन छोड़ के चले गए, वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री सदन छोड़ के गए, उन्हें ताकीद दी इस देश में दो नमूने। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की विधानसभा से कोसों कोसों तक कोई संबंध नहीं है। संतोष जी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो लोकसभा सांसद सदस्य हैं। उनका न विधानसभा में सदस्य है, न विधान परिषद में सदस्य है, न नेता प्रतिपक्ष है। कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे विदेश चले जाए चाहे देश में चले जाए। तो दो नेताओं पर उन्होंने गंभीर टिप्पणी की। कहते नहीं है कि किसी को सास से बहू नाराज थी, कुछ नहीं कह पा रही थी, जेठ से नाराज थी, तो वो अपने लड़के से कह रही थी बड़े वाले को अब की देखूंगी, अब की बड़े वाले को देखूंगी। तो ये जो रहा संदेश। लेकिन इधर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जीतनराम मांझी को आप सुन ही चुके हैं। नीतीश कुमार ने कल गृह मंत्री से मुलाकात की और चर्चा हो गई। निशांत जी मैदान में आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरएसएस प्रमुख बोल भी रहे हैं कि हमें बीजेपी की नजर से हमें मत देखिए, हमें दूसरी नजर से देखिए। तो क्या हो रहा है, सब क्या उठा पटक है, क्या गोलम गट्ठा है, क्या होगा? और आखिर इतनी उठा पटक के बावजूद भी सब कुछ खामोशी से सिलटाए जाने का प्रयास जारी है। आपने देखा बड़ी जोर शोर से अभी दो राज्यों के चुनाव को लेकर कितना प्रचार किया गया है कल से। पूरी मीडिया, क्या इस मीडिया ने यह कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई? इससे बड़ी जीत हुई है, महाराष्ट्र से बड़ी जीत हुई है। तेलंगाना में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 65% है, तेलंगाना में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 73% है। पंजाब में बीजेपी बुरी तरीके से हारी, क्या चर्चा हुई? बार बार चर्चा होती है। 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं लोकसभा के चुनाव के बाद। 2 राज्यों में इंडिया जीता है, 3 में बीजेपी जीती है। लेकिन बीजेपी के तीनों राज्यों की चर्चा ज्यादा है, न झारखंड की चर्चा है, न जम्मू कश्मीर की चर्चा है। यह होता है मीडिया का मैनेजमेंट। 3-2 बहुत हार जीत नहीं है। संतोष जी बड़े ध्यान से सुनना, 3-2 बहुत हार जीत नहीं है। एक राज्य और कांग्रेस को मिल गया होता तो कांग्रेस का पल्ला भारी होता, इंडिया का मतलब पल्ला भारी होता। लेकिन इसके बावजूद आप बताइए कहीं चर्चा होती हो कि विपक्ष भी जीतता है चुनाव? तो क्या हो नहीं, रहा ये है? तो आप महाराष्ट्र की बड़ी खबर क्या है आपके पास? देखिए, महाराष्ट्र के साथ आपने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर दिया, आपने बिहार का भी जिक्र कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा उन पे आता हूं। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद भेजने वाले 4 राज्य, आमतौर पर मैं ये एक बार हम इस पे कर चुके हैं कि 5 राज्य जो 40 या 40 से ज्यादा है, उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट भेजता है, महाराष्ट्र जो है वो 48 भेजता है, पश्चिम बंगाल 42 भेजता है, बिहार 40 भेजता है और तमिलनाडु भी आप जोड़ लीजिए 39 भेजता है, तो 40 के लगभग ही है। तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, बीजेपी का कोई वहां पे लेना देना नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर अभियान चलाया था उसमें बीजेपी खुद फंस गई। ममता बनर्जी की सक्रियता ने भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। तो इन 2 राज्यों को तो हम छोड़ेंगे, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जिस तरह से वहां पे स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से तमाम सहयोगी दल एक एक करके किनारा करते नजर आ रहे हैं, और अब पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद अनुप्रिया पटेल की कितनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को रहेगी नहीं रहेगी, तो अब अपना दल को भी सोचना है कुछ ना कुछ। तो वहां और योगी आदित्यनाथ का बयान, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ फंसते हुए नजर आ रहे हैं,
वो तमाम चीजें तो है ही। बिहार में देख लीजिए हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार को अचानक भागे भागे दिल्ली आना पड़ता है, प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं। लेकिन वो वही होता है ना, जो कहा जाता है, इसको शब्द सा ना लिया जाए कि वो पापा चाचा ताऊ वाला किस्सा होता है कि नहीं नहीं मैं तो कुछ करूंगा नहीं, आप उनसे जाके मिल लीजिए। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाइए अमित भाई से मिल लीजिए। तो नरेंद्र मोदी के साथ आधे घंटे की मुलाकात, उसमें 5 मिनट आना जाना सोच लीजिए तो 25 मिनट की मुलाकात हुई। अमित शाह के यहाँ सिर्फ 20 मिनट की मुलाकात हुई, इसमें आना जाना 5 मिनट, गुलदस्ता उलदस्ता जोड़ हटा दीजिए तो 15 मिनट की मुलाकात। इतनी छोटी मुलाकात हुई, इसका मतलब सीधे सीधे एजेंडे पे बात हुई, हाँ या ना। और हाँ या ना अगर हाँ होता तो आज माहौल दूसरा होता। मैं अपने तमाम दर्शकों को कहूंगा, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार के दौरे पर गए। रोड शो हुआ, दिन भर का उनका कार्यक्रम है। शाम को वो सांसदों के साथ, विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन आज दिन भर उनका नीतीश कुमार से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं। ये मैं दर्शकों के सामने बता दूं कि राज्यपाल तक से वो मुलाकात करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। अब बाकी चीजें जो समझनी है वो समझते रहे। लेकिन देश की लोकसभा में दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाले हैं 48। शिव जी, हम यूपी की तो चर्चा कई बार कर लेते हैं कि 400 पार का नारा देखने वाले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 300 पार भी नहीं जाने दिया, 250 पार भी नहीं जाने दिया, 240 पर लाकर अटका दिया, लटका दिया। और नरेंद्र मोदी को अपने जीवन काल में पहली बार अल्पमत की सरकार चलानी पड़ी। उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान था, लेकिन महाराष्ट्र को भूल जाते हैं। महाराष्ट्र ने भी भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में गच्चा दिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी को। और उसी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये भला अमित शाह को कैसे हजम होगा? ये बात बड़ी बात है ना कि अमित शाह को कैसे हजम होगा। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को एक गैर विवादास्पद नेता, सर्वमान्य नेता बनाने की कोशिश करते हैं। वो शरद पवार को साधते हैं, कई बार वो उद्धव ठाकरे को साधते हुए नजर आते हैं, राज ठाकरे को साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन अमित शाह जाते हैं और ऐसा बयान देकर आ जाते हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ और शरद पवार के खिलाफ, की माहौल बदल जाता है। अभी देखिए 21 दिसंबर को नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई। 288 में से 207 नगर अध्यक्ष पद जीतकर महायुति, यानी जो महायुति गठबंधन है बीजेपी वाला, विपक्षी महाविकास अघाड़ी को हाशिए पर धकेल दिया। और इसमें भाजपा 117 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और चारों तरफ देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की चर्चा होती रही। और इस बीच आज जो 23 दिसंबर है शिव जी, आज से महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि देश की सबसे अमीर नगर पालिका बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी समेत राज्य की 29 नगर निगमों में सत्ता की जंग खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। और जरा मैं दर्शकों को बता दूं, बीएमसी बृहन मुंबई महानगर पालिका का बजट पता है कितना है? 74,427 करोड़ रुपए। 74,427 करोड़ रुपए एक महानगर पालिका का बजट है, जिस पर कब्जा आमतौर पर शिवसेना का रहा है। लेकिन लंबे समय तक यहाँ पर चुनाव अटकाया गया, लटकाया गया, बाद में कोर्ट की फटकार लगी तो चुनाव की घोषणा तो कर दी गई। लेकिन चुनाव की घोषणा के साथ ही कई सारी चीजें निकल कर सामने आ गई। और इस कई सारी चीजों के निकल के सामने आने के बाद देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़े नेता का आधी रात को महाराष्ट्र में फोन जाने की बात भी कही जा रही है। और उसके बाद क्या हो गया, जो बीएमसी का चुनाव होना है, जो लगभग लगभग ये तय था कि 100 से नीचे जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी लड़ेगी, बाकी जो है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है 125 सीटों की मांग पर अड़ गए। 90 सीट उनको ऑफर किया गया है, 100 तक बीजेपी पहुंच सकती है, लेकिन 125 सीट की मांग पर अड़ गए हैं। और इससे भी बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय ने आला कमान को एक संदेशा भेजा कि देखिए एकनाथ शिंदे तो मान नहीं रहे, अजीत पवार पहले कोई हम उनको नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अजीत पवार के जो नेता है नवाब मलिक, उनकी छवि अच्छी नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि सरकार चला रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि भाई सहयोगी दल के नेता की छवि अच्छी नहीं है, तो बीएमसी में फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा, तो अकेले लड़ लेते हैं। दिल्ली से उनको कहा गया नहीं नहीं, किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे को साथ लेना है। ध्यान से सुनिएगा, पूरे देश में सहयोगी दल आपके साथ रहे या ना रहे कोई परवाह नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र में वो भी बीएमसी के इलेक्शन में ये कहा गया कि नहीं नहीं, हमें हर कीमत पर एकनाथ शिंदे को लेना है। और जो एकनाथ शिंदे 100 के आसपास सीटों पर
मानते हुए, सहमत होते हुए नजर आ रहे थे, वो एकनाथ शिंदे अब 125 सीटों की मांग पर एक तरह से अड़ गए हैं। लेकिन मामला यही नहीं फंसा है। प्रदेश सरकार में गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। वो जो चक्की पीसिंग वाला जो नेता जो बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी, उप मुख्यमंत्री है, अब उनके मंत्री पर लगातार आरोप लगते रहते हैं, तो आप उनके इस्तीफे दिलवाते रहते हैं, लेकिन वो आपके उप मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनको बीएमसी में साथ नहीं लेना चाहते। महाराष्ट्र की कई अन्य जो नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव है, वहां पर आप उनको साथ नहीं लेना चाहते हैं। और फिर मजबूरी में, ध्यान से सुनिएगा, जो अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, उन अजीत पवार ने, जिन्होंने अपने चाचा की पार्टी का नाम एनसीपी छीन लिया, जिन्होंने अपने चाचा की पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया, उन्होंने मजबूरी में पुणे नगर निगम चुनाव के लिए खुद से, शिव जी, कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को फोन करके गठबंधन का प्रस्ताव दिया। और जो लोग पुणे का जिक्र नहीं समझते, मैं बता देता हूं कि पुणे का महत्व क्या है। जो बीएमसी का महत्व उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के लिए है, क्योंकि ये बीएमसी ये बताएगी कि असली शिवसेना कौन है, ठीक वही महत्व पुणे का जो है वो एनसीपी के लिए है, शरद पवार के लिए, अजीत पवार के लिए। जैसे सेफई का महत्व है ना यादव परिवार के लिए, शिव जी, ठीक उसी तरह पुणे का महत्व जो है, पुणे के बेताज बादशाह माने जाते हैं पवार फैमिली वाले। और बड़ी दिलचस्प बात मैं बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र में लड़ते हैं, लेकिन पुणे में शरद पवार, अजीत पवार कई बार एक साथ नजर आते हैं। अभी जन्मदिन पर अजीत पवार अपने बेटे को लेकर पहुंचे थे, उन्हीं बेटे को लेकर पहुंचे थे जिनकी जमीन का कुछ मामला चला था, वो भी पुणे से जुड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की चाल अजीत पवार समझ गया, उनको समझ में आ गया कि भैया पुणे अपना गढ़ है, पुणे को हम छोड़ नहीं सकते, पुणे को हाथ में लेना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कितनी मजबूरी रही होगी कि एनडीए गठबंधन में आप डिप्टी सीएम है, लेकिन आप खुद फोन उठाते हैं और कांग्रेस के नेता सतेज पाटिल को फोन करते हैं और क्या कहते हैं कि भैया आओ पुणे नगर निगम में मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं, ये भाजपा को भी हराएंगे और शिवसेना को भी हराएंगे, दोनों शिवसेना को, यानी एकनाथ शिंदे वाली भी और उद्धव ठाकरे वाली भी। तो आपका एक डिप्टी सीएम कांग्रेस नेता को फोन करके गठबंधन की गुहार लगा रहा है, और दूसरा डिप्टी सीएम जो है वो अड़ गया है, पता नहीं किसकी सह पर अड़ गया है, दर्शक कम कहे कुछ ज्यादा समझिए, वो अड़ गया है कि नहीं हमें तो भैया इतनी सीटें चाहिए, इससे कम दोगे तो हमें मंजूर नहीं है। अब दर्शक बताए कि एनडीए गठबंधन में आखिर चल क्या रहा है। जी शिव। अब बात यह है कि इस पूरे मामले पर रोज उठापटक मची हुई है, राजनीतिक सियासत की गोटियां अपने अपने लोग फिट कर रहे हैं, क्योंकि अगर राजनीति में जिंदा रहना है तो चुनाव तो जीतने पड़ेंगे। कांग्रेस क्यों असहाय हो रही है? कांग्रेस को वोट थोड़ा ही कम मिल रहा है। अभी आपने बिहार में देखा, लोगों ने चर्चा नहीं की, मैंने तो कई बार आपके समक्ष बात रखी है, 1,90,00,000 वोट अगर इंडिया गठबंधन को मिला है तो कम वोट थोड़ी मिला है। पिछली बार जो वोट मिला था सीपीएम एमएल को, उससे ज्यादा वोट मिला। पिछली बार वो 12 विधायक जीते थे, इस बार 2 ही जीत पाए, वोट पिछली बार से ज्यादा है। तो इन सब के बावजूद भी केवल बीजेपी चुनावी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से संतोष जी जानती है। राहुल गांधी या चूक खा जाते हैं। कैसे? 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन तो भागते हैं और फिर 2.5 कोस पे ही आके 2.5 कोस पे रुक जाते हैं। जैसे अभी अरावली का मामला चल रहा है, बहुत हाईलाइट है पूरे देश में। कहां है सचिन पायलट? अशोक गहलोत की पूरी टीम इस मामले का बड़े जोरदार विरोध कर रही है, बहुत जोरदार। कहां है सचिन पायलट? जब लोग विरोध करके सत्ता पाते हैं तो फिर संतोष जी सवाल तो आते हैं। फिर कल लोग कहेंगे कि उसी बूढ़े आदमी को, अशोक पायलट को फिर मुख्यमंत्री बना दिया। भैया जो विरोध करेगा वही तो बनेगा। आज अगर अरावली की पहाड़ियों को लेकर जो विरोध हो रहा है, यही हाल महाराष्ट्र में। आपने एक नाम सुना होगा, गोवा के प्रभारी हैं इस समय कांग्रेस के, वो कभी एक टाइम प्रभारी बनाए गए तेलंगाना के। तेलंगाना जिताने के बाद उन्हें गोवा का प्रभार क्यों दिया गया? आज तक किसी कांग्रेसी ने जवाब नहीं दिया। जिस व्यक्ति ने वर्षों से डूबे हुए राज्य में सत्ता में वापसी की, उसको महाराष्ट्र मिलना चाहिए था कि गोवा? मेरा छोटा सा जिज्ञासा है आज आपसे, आपका भी एक अपना अनुभव है। नहीं, इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए। इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ने के लिए कितने बड़े बड़े बयान दिए थे, याद है आपको? जी। लेकिन टिकट दिया गया, चुनाव जितवाया गया। क्या इमरान मसूद सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार थे इसलिए चुनाव जीत कर आए, कि संयुक्त उम्मीदवार थे इसलिए चुनाव जीत कर आए? समाजवादी पार्टी का अपना योगदान था। अब
इमरान मसूद इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह भाई बहन को लड़ाना चाहते हैं, और आज इमरान मसूद ने, और वो ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी नेतृत्व की भूमिका में आए। ये जानने के बावजूद इमरान मसूद ने आज बयान दिया कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर तो देखा जाए। और किसको बयान दिया? अदानी मीडिया को, अदानी की जो एजेंसी है आईएनएस। पता नहीं नेताओं को समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खासतौर से, कि भैया जो एजेंसी का मालिक ही, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो, वही एजेंसी आपके पास, चाहे राशि दल भी हो या ये जनाब हो इमरान मसूद, ऐसे ऐसे सवाल इसीलिए पूछती है कि आपको विवादों में लाया जा सके। अब राहुल गांधी जर्मनी से वापस आए हैं, चर्चा होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने कितना सटीक निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। चर्चा ये हो रही है कि भाई इमरान मसूद ने खुलेआम बगावत कर दी है प्रियंका गांधी के समर्थन में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, दर्शक चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं। और यही इमरान मसूद, मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, जब यूपी का विधानसभा चुनाव आएगा तो यही इमरान मसूद कहेंगे कांग्रेस को 150 सीटें मिलनी चाहिए, भले ही 150 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार न मिले उत्तर प्रदेश में। और इसके बावजूद अगर राहुल गांधी ढो रहे हैं, तो मैं बार बार यही कहता हूं, जो सवाल आपने उठाया कि जो परिश्रम करके सफलता दिलवाता है कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी, उसके हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं लंबे समय तक, वो अड़ नहीं पाते, वो लड़ नहीं पाते। अब महाराष्ट्र का गणित देखिए, बड़ा दिलचस्प गणित देखिए, कांग्रेस को कहां चोट करनी चाहिए। एक नाथ शिंदे के साथ समस्या यह है कि अगर वो बीएमसी के चुनाव में 125 के आसपास सीटें नहीं लेते हैं तो उनके असली शिवसेना होने पर सवाल उठेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इस सच्चाई को जानने के बाद भी एक नाथ शिंदे को छोटा करना चाहती है। अब वहां एनसीपी को देखिए कि एनसीपी के साथ अगर आप रहेंगे, लेकिन बीएमसी के चुनाव में आप कहेंगे, मुंबई के चुनाव में आप कहेंगे कि एनसीपी नेता नवाब मलिक के कारण गठबंधन को नुकसान होगा, हमारी समस्या बढ़ती चली जाएगी। अब जरा दूसरी तरफ पे आ जाइए, पुणे में और पिंपरी में अजीत पवार मजबूत है, लेकिन वहां बीजेपी अजीत पवार के हाथ मजबूत नहीं करेगी, बल्कि वो अलग चुनाव लड़ेगी, ताकि अजीत पवार को भी उनकी राजनीतिक हैसियत बताई जा सके, जबकि वो एनडीए गठबंधन में शामिल है। थाने, थाने एक नाथ शिंदे का गढ़ है शिव जी, एक नाथ शिंदे की राजनीतिक पारी वहां से शुरू हुई है। वहां पर थाने में एक नाथ शिंदे को जिताना, अपने उम्मीदवारों को जिताना उनके लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन वहां भी बीजेपी उनको खुलकर खेलने का मौका नहीं देना चाहती। नासिक में इसी तरह की हालत बनी हुई है, तो साथ है और साथ नहीं भी है, साथ रखेंगे लेकिन उनको खत्म करने की कोशिश करते हुए नजर आते आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी रहे हैं पुराने, आज कौन किस हालत में है ये जरा सोच लेना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार इस चाल को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर आज कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में होती कि आगे बढ़कर फैसला ले सकती, तो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाया जा सकता था। नीतीश की परेशानी समझिए, नीतीश दिल्ली आते हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं, खबरें प्लांट होनी शुरू हो जाती है कि अमित शाह ने मंजूरी दे दी है, निशान को उत्तराधिकारी बनाए। अरे जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह तय करेंगे क्या? नहीं। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? और अगर अमित शाह को ही तय करना होता, तो कुछ दिन पहले उन्होंने संजय झा और राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी को बुलाकर ये क्यों पूछा था कि भैया नीतीश अपने उत्तराधिकारी के बारे में क्या सोचते हैं? अब नेता तो पलट जाते हैं, लेकिन वो अधिकारी नहीं पलटे। बड़े ही सभ्य शब्दों में उन्होंने अमित शाह को उनकी हैसियत बता दी। मैं बहुत शब्दों का चयन बड़े जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं माननीय गृह मंत्री जी, ये सवाल तो ऐसा है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो तो माननीय प्रधानमंत्री खुद ही अगर माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे तो शायद पता लग जाएगा। यानी अमित शाह को बता दिया कि भैया इस चक्कर में मत पड़ो कि नीतीश कुमार किसको उत्तराधिकारी बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। ज्यादा समस्या अगर आपको है तो अपने प्राइम मिनिस्टर को कहो कि हमारे चीफ मिनिस्टर से बात करे, सीधे सीधे बात कर ले, क्यों पर्दे के पीछे से खेल खेला जा रहा है। तो लेकिन ये खेल खेला जा रहा है, क्या नीतीश कुमार इस चीज को नहीं समझ रहे? क्या चंद्रबाबू नायडू नहीं समझ रहे कि इंडिगो का क्राइसिस पैदा किसने किया, और इंडिगो के क्राइसिस में उनके कोटे से मंत्री बने राम मोहन नायडू को विलेन बना दिया गया। इस बात को चंद्रबाबू नायडू भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी दल भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप समझ लीजिए कि अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, निषाद साहब हो, ये भी उसको समझते हुए नजर आएंगे। तो पर्दे के सामने थोड़ी बहुत शांति आपको जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन पर्दे के पीछे या समझ लीजिए कि दरी के नीचे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी धधक रहा है, जो कब भड़केगा, जो कब फटेगा, वो कह नहीं सकते। लेकिन ये बात तय है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो फिर कैसे माना जाएगा ठीक चलेगा? ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। पॉलिटिक्स तो अपने हिसाब से चलती है लगातार। देखो, बीजेपी ने 2.5 साल अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की हर बात मानी है।
अब इस बार वो स्थितियां नहीं है, उन्हें एक आदमी चाहिए। तो कभी तो वो एकनाथ शिंदे को गोदी में ले लेते हैं, कभी वो अजीत पवार को ले लेते हैं, कभी उन्हें टाइट कर देते हैं, कभी उन्हें टाइट कर देते हैं, क्यों एक के बिना नहीं चलेगी सरकार। तो ऐसे में ये सियासी जो चौसर है वो बिछ रही है। तो अब किसको क्या मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा संतोष जी। नहीं, और आने वाला वक्त भी बताएगा और एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। देखिए, महाराष्ट्र में तो ये जो नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के जो चुनाव है वो बहुत कुछ बताएंगे सिर्फ। और निश्चित तौर पर वो जब नतीजे आएंगे, वो नतीजे आपको बहुत कुछ बताते हुए नजर आएंगे। जनवरी में ये नतीजे आने हैं, नतीजे के बाद आपको महाराष्ट्र की राजनीति कुछ बदलती हुई नजर आएगी। मार्च अप्रैल में बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। बिहार में बड़ा खेला कैसे होने वाला है? भैया, आपने उपेंद्र कुशवाहा से भी वादा कर दिया था कि नहीं, विधानसभा की कम सीटें ले लो, हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, आपका राज्यसभा रिन्यू कर देंगे। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि मुझसे वादा किया गया था कि 2 लोकसभा सीट नहीं दे सकते, एक ही लोकसभा ले लो, एक राज्यसभा दे देंगे। अच्छा, चिराग पासवान भी याद दिला रहे हैं कि भैया, जो राज्यसभा की सीट आपने मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को दी थी, उनकी मृत्यु के बाद आपने वो राज्यसभा सीट हमें दी नहीं। और जो हमारे कोटे की जो लोकसभा सीट थी, वो लोकसभा सीट आपने विवेक ठाकुर को दे दी, उसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं। अब हालत ये होती है कि पासवान परिवार के बारे में कहा जाता है कि जितने उनके सांसद होते हैं, 50% परिवार के होते हैं, 50% परिवार के बाहर के होते हैं। वो रेशो उनका टूट गया है, क्योंकि 5 सांसद है, 5 में से एक वो है, एक उनके बहनोई अरुण भारती है, बाकी 3 और है। तो 2 परिवार से 3 बाहर से है। तो अब वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में जो है वो अपनी माता जी को वो राज्यसभा का सांसद बनवाए, लेकिन उसके लिए उनको बीजेपी के सहयोग की जरूरत है। क्योंकि वहां पर बीजेपी के जो बचे हुए विधायक हैं, क्योंकि 41 विधायक चाहिए राज्यसभा का एक सांसद जिताने के लिए, तो 82 के बाद बीजेपी के पास जो बच जाते हैं 7, नीतीश कुमार के पास बच जाते हैं 3, 29। तो उसमें वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी भी मिल जाए, उसमें वो चाहते हैं कि आपके उपेंद्र कुशवाहा भी मिल जाए, और बीजेपी उन्हें 3 विधायकों का जुगाड़ और करके उनकी माता जी को राज्यसभा भेज दे। उपेंद्र कुशवाहा अड़े हुए हैं भाई, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद नहीं रहेंगे तो पैदल हो जाएंगे, वो फिर रहेंगे क्या? अभी बयान दिया था, वो भी बयान देना शुरू कर चुके हैं। चिराग पासवान पर्दे के पीछे से गेम खेलने में लग गए हैं। सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि शायद उन्होंने तेजस्वी यादव से भी संपर्क साधा है कि भैया, एक जमाने में आपने हमारा घर जो 12 जनपद का बचाने के लिए मेरे पिताजी को राज्यसभा भेजा था, एक बार और माता जी में मदद कर दो। और चिराग पासवान कभी भी लालू यादव, तेजस्वी यादव के परिवार के खिलाफ कोई बयान देते नहीं। तो जब वो आरजेडी के समर्थन से अपनी माता को राज्यसभा भेज देंगे, और मान लीजिए एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हरा कर भेज देंगे, फिर क्या हो? और मार्च में चुनाव होना है, फरवरी मार्च में चुनाव होना है, अप्रैल में चूंकि कार्यकाल खत्म होना है, तो बजट सत्र के बिल्कुल बीच में चुनाव होना है। और इस बीच आप ध्यान से सुनिए, 2-3 चीजों को, क्या जो मैं समझ रहा हूं शिव जी, क्या वो नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जब दिल्ली आते हैं तो पत्रकार उनसे हिजाब वाला सवाल पूछते हैं। सत्ता में होने के बाद आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन के नेता के साथ इस तरह का सवाल कोई पूछ सकता है? लेकिन पूछा जा रहा है उनसे। हालत ये होगी कि पटना में डीजीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए बिहार पुलिस के। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि भैया, आपके डिप्टी सीएम और जो होम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने तो बयान दिया था कि कोई दुपट्टा खींचेगा, ये खींचेगा, वो खींचेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तो मुख्यमंत्री ने हिजाब खींच लिया, तो क्या पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी? अब डीजीपी साहब की समस्या देखिए, क्या करे बेचारे। बट डीजीपी से पूछ रहा है कि सीएम के खिलाफ एफआईआर करोगे? अब बाकी लोगों को तो नहीं पता, लेकिन हमने डिटेल इस पे चर्चा की है। दर्शक चाहे तो उसको देख सकते हैं कि बिहार में गृह मंत्री भले ही सम्राट चौधरी हो, लेकिन डीजीपी की नियुक्ति तो मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो ये सवाल पूछा जा रहा है या ये सवाल पूछवाया जा रहा है? नीतीश कुमार को डिसक्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। क्या नीतीश कुमार के साथ कोई खेला खेला जा रहा है? और ये जो क्या मैं लगा रहा हूं, अगर ये सवाल मेरे मन में आ रहा है तो क्या नीतीश कुमार के मन में नहीं आ रहा होगा? इस बार प्रधानमंत्री से मिलने गए थे तो संजय झा को साथ नहीं ले गए थे। सम्राट चौधरी जो थे, वो जरूर साथ गए थे। जब वो गृह मंत्री से मिलने गए तब भी गए थे। अच्छा, एक दिलचस्प बात और बताऊं, कल जो तस्वीरें मुलाकात की जो आई शिव जी, वो बिहार के मुख्यमंत्री के एक्स अकाउंट ने शेयर किया है। नीतीश कुमार ने मुलाकात की तस्वीरों को अपने पर्सनल एक्स अकाउंट से शेयर नहीं किया है। तो पर्दे के पीछे चल रहा है। अब ये बाहर कब निकलेगा? ये तमाम लोग जो हैं वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी को समझ चुके हैं, या तो बीजेपी के साथ रहकर ये अपनी कुर्बानी दे, अपनी पार्टी के, अपने जनाधार का, अपने वोट बैंक का, या फिर बीजेपी से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढे। कब तक ढूंढ पाते हैं, इसको लेकर फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर हमारे दर्शकों को पता हो तो मैं उनसे कहूंगा कि वही हमें कमेंट करके बताएं
कि कब तक वो इसका जवाब ढूंढ पाते हैं। जी शिव जी। चलिए अब देखते हैं, फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे, क्योंकि दर्शक भी बताएं हमें क्या अजीत पवार और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। ढेर सारी बातें और ढेर सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या इस दौर में राजनीति का स्तर कुछ बचा है कि नहीं, हमें जरूर बताएं। राजनीति किस ओर चली गई है ये भी बताएं। राजनीति में अब कोई शुचिता नहीं बची है ये भी बताएं। क्या राजनीति अब सारगर्भित हो गई है? कोई कहीं चले जाओ, कोई कहीं शाम को खाया हो, कोई सुबह खाया हो, कोई शाम को चले जाओ उसे के यहाँ चाय पिया हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो चलिए इसका इंतजार करेंगे कि फिलहाल अजीत पवार का निर्णय क्या होता है। क्या अजीत पवार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर एनडीए गठबंधन के साथ, हमें जरूर इंतजार रहेगा। संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम दर्शकों का आभार।